ढक पर ढाका बंद करो, बंद करो। भीम मीम के नारे से कब तक बहलाओगे? भाईचारे की मांग को बोलो, कितने दिन तक खाओगे? जोगेंद्र नाथ मंडल की गलती को अब तो ना दोहराओ तुम, कम से कम अपना हक लेने मेरे साथ आओ तुम। अब तक घुस बैठी होती थी रोहिंग्या बांग्लादेशी में, लेकिन वो तो घुस गए हैं एससी और ओबीसी में। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में मैं लगातार चौथा दिन आपके सामने यूपीएससी जिहाद का लेकर आया। लेकिन पहले दिन के एपिसोड के बाद मेरे ध्यान में आ गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पहले नजर डालनी है, और इसलिए हमने आपके सामने ज़कात फाउंडेशन के काले कारनामों को लेकर तमाम चीजें रखी है, जिसको लेकर अब ज़कात वाली मिल नहीं रही है। कहां गायब है पता नहीं, ना फोन उठ रहा है, ना कोई जवाब देने के लिए तैयार है। हम अभी भी उनके संपर्क में, आज भी उनके लिए खुर्ची खाली रखी है, फोन लाइन खुली है, वो भी वैन उनके यहां पर खड़ी है, लेकिन अभी भी लाइन पर आने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हमारे ध्यान में आ गया कि अब तमाम वो लोग जो हमारे साथ चिल्ला रहे थे, हमारे खिलाफ चिल्ला रहे थे, हमारे खिलाफ लिख रहे थे, छाप रहे थे, मौन है। चौथा दिन है मित्रों, आज सन्नाटा है, सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इन लोगों ने हमारे चरित्र हनन का प्रयास किया, व्यक्तित्व को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ब्रिटेन की बीबीसी से लेकर हिंदुस्तान के तमाम अखबारों ने भी, आपको जरा मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि मेरे कौन से फोटो यूज किए, क्या हमको कहा, और हमने 4 दिनों में बोलने के बाद भी वो हमारे शो के किसी भी लाइन को काट नहीं कर पाए। लेकिन शो के पहले छपी हुई खबरें ये देखिए, बस 4 फोटो मैं आपको दिखाता हूं। बीबीसी न्यूज क्या कहता है? बीबीसी न्यूज कहता है कि सुदर्शन न्यूज क्या कहकर सरकार ने दी विवादित शो दिखाने की इजाजत। नीचे आइए, चौहान के ने नौकरशाही में खास समुदाय की बढ़ती घुसपैठ के पीछे कोई षड्यंत्र होने का दावा किया था, तो अब तो मैंने दावा दिखा दिया है। बीबीसी वालों, पत्रकारिता की थोड़ी सी ईमानदारी बची हो, जो कि नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं बीबीसी के संपादक को, बीबीसी का यह आर्टिकल लिखने वाले को, कि जो तथ्य मैंने दिए हैं उन तथ्यों पर अभी खबर क्यों नहीं लगाते, या केवल ज़कात वालों का ही एक पक्ष रखना है और सुदर्शन का विरोध करना है। विवादित और हमारे दाव को सुनने के पहले ही लिखने वाले अखबार की यह स्थिति है। आगे का एक और ये देखिए, फ्री प्रेस जर्नल, ये शायद ये 1800 कुछ का पेपर है, लेकिन सेंटर अलाउज सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज चैनल टू एयर कंट्रोवर्शियल यूपीएससी जिहाद एपिसोड। और मेरी बंदूक की फोटो है। मैं एक पत्रकार हूं, एक संपादक हूं। मैंने किसी कार्यक्रम में या किसी जगह पर बंदूक की अगर फोटो ली है, और ली है मैंने ये पब्लिकली भी डाली है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी फोटो नहीं है या ऐसी फोटो मेरे नहीं है, लेकिन आप एक एडिटर इन चीफ को इस प्रकार से फोटो दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये फोटो मंजूर है, लेकिन आपने इसके पीछे का इरादा कितना गंदा है आपका दिखा दिया है। अगला देखिए, यह है नेशनल हेराल्ड, यह सोनिया बाई का पेपर है, कांग्रेस पार्टी का पेपर है। अरेस्ट सुरेश चौहान के ट्रेंड ऑन ट्विटर आफ्टर हेमंत सोरेन एश्योर्स एक्शन फॉर हिज कम्युनल रिमार्क। हालांकि ये पुरानी न्यूज है, लेकिन इसमें देखिए इन्होंने कैसे मेरे बंदूक के फोटो को लिया है, जो कि मेरा विजयादशमी शस्त्र पूजन के दिन का फोटो है। मैं कहना यह चाहता हूं कि इन लोगों ने कितने गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आज जब मैं सच दिखाने जा रहा हूं तो इनके मुंह बंद है, किसी प्रकार की कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, सबरंग तीस्ता से तलवाड़ का ये अखबार है, ये भी बंदूक का ही फोटो मेरा डाल रहा है। हु इज प्रोटेक्टिंग, इंकरेजिंग एंड फंडिंग हेड स्पीच मेकर सुरेश चौहान के। मैडम,
आपके स्रोत तो देश ने देख लिए हैं, मेरे स्रोत प्रति 6 महीने जांचे जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, और न्यूज चैनल का होम मिनिस्ट्री क्लियरेंस होता है। सोनिया बाई के दौरान भी हुआ है, आज भी हो रहा है, और सब कुछ खुला है, चोरी छुपा कुछ नहीं, दूसरे देश का कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने, हाँ ये भी देखिए, scroll.in कम्युनल शो, क्या बिंदास बोल कम्युनल शो है? बिंदास बोल सत्य बोलने वाला शो है, लेकिन उसको कम्युनल करने वाले ये लोग कैसे कैसे पहले बातें बनाते थे, गलत प्रस्तुत करते थे, और अब जब मैंने सत्य और तथ्य लाया है तो इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हमें आपके सामने ये रखना है कि कैसे इस देश में आईएएस आईपीएस बनाने वाला फाउंडेशन, ज़कात फाउंडेशन, जो कि इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के साथ बना है, ज़कात शब्द इस्लामी शब्द है, इस शब्द के साथ बना ये ज़कात फाउंडेशन, जिसका फाउंडर प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह, उनके ओएसडी के तौर पर पीएमओ में काम किया, और वही व्यक्ति जब प्रेजेंटेशन देता है अपने लोगों के सामने कहता है उसका प्रेजेंटेशन हमारे हाथ लगाए। इस प्रेजेंटेशन में वो सबूत है जिसके आधार पर इस व्यक्ति पर रासुका लगना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वो तो होगी ही। लेकिन उससे बड़ी बात है, मेरे देश में भीम और मीम, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, लेकिन आज यह कॉम्बिनेशन पर गेम फिर भी चल रहा है। मेरे इनोसेंट दलित भाई, उनको लगता है कि उनके साथ प्यार भरा व्यवहार किया जा रहा है, कम से कम स्टेज से और मंचों से तो बड़ी मीठी बातें की जाती हैं, लेकिन इस देश के कट्टरपंथी उनके पीछे, उनके पीठ में छुरा खोपने का काम कैसे कहते हैं, यह मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़कात फाउंडेशन, जो कि हिंदुस्तान के कट्टरपंथियों का ब्रेन है, मास्टरमाइंड है, आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री है, वो दलितों के बारे में कितना गहरा घना षड्यंत्र रचते हैं, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले मुद्दा। सुदर्शन न्यूज जैसे जैसे ज़कात को लेकर खुलासे कर रहा है, वैसे वैसे उसके कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। अब ज़कात का दायरा सिर्फ कोचिंग सेंटर तक ही सीमित नहीं है। ज़कात की नजर अब देश की सत्ता और अनुसूचित जाति और जनजातियों के हक को हड़पने की दिशा में आगे बढ़ चली है। ज़कात देश की सभी सरकारी तंत्रों से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति और जनजातियों के चुनावी सीटों पर भी कब्जा करना चाहता है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया लगातार बाबा साहेब अंबेडकर पर हमला कर रहा है, मगर जय भीम और जय मीम का नारा देने वाले अब भी मुगालते में हैं कि उनका ये बेमेल गठजोड़ उनका साथ देगा। जिस ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को आपत्ति है कि मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट अनुसूचित जाति और जनजाति एससी के लिए क्यों रिजर्व है, एससी विरोधी ज़कात जय भीम करने वालों को कितनी बड़ी साजिश के तहत उन्हें मिटाने में लगा है, शायद उनको इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं है। ज़कात खुद ये दावा करता है कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को उसने नोटिस भेजा था। ज़कात के नोटिस के बाद 30 वार्डों का परिसीमन बदला गया, या फिर उस वार्ड की एससी रिजर्व सीट को हटा दिया गया। ज़कात यह भी दावा करता है कि उसने पनवेल और नांदेड़ क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराई थी। अप्रैल 2017 में दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ज़कात फाउंडेशन ने दिल्ली चुनाव आयोग को नोटिस दिया था, जिससे कि परिसीमन को बदला जा सके। यूपी के 554 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछले 3 महीनों में ज़कात फाउंडेशन की ओर से हस्तक्षेप किया गया है। देश के विभिन्न मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एससी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप की बात ज़कात फाउंडेशन ने खुद स्वीकार की है। इनका एक ही सपना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का गला घोंटकर दलित शोषित वर्ग को कुचला जाए। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा है, उनके पास चलते हैं, स्वागत करते हैं। स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हैं संजय पासवान जी, नेता है, बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लोजपा में हैं। संजय जी आपका स्वागत है। साथ साथ में हमारे साथ उदित राज जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद है, कांग्रेस के बड़े नेता है। उदित जी आपका स्वागत है, सबको स्क्रीन पर लीजिए। हमारे साथ डॉक्टर वाशी शर्मा जी है, जो कि IITN मुंबई है,
और हमारे साथ कल के एपिसोड में भी थे। हमारे साथ संजीव नेवर जी है जो कि डाटा साइंटिस्ट है, और इस डाटा साइंटिस्ट ने बड़ा रिसर्च करके बहुत कुछ निकाला हुआ है। संजीव जी IIT गोवा है और IIM है। हमारे साथ इस वक्त उदित राज जी जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। चलिए, मैं इन सब के पास चलूंगा, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कैसे षड्यंत्र हो रहा है दलितों के साथ, और हमारे दलित भाइयों के पीठ में खंजर खोपने का क्या हो रहा है। पूरा प्लान आपके सामने मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहली एक स्लाइड दिखाता हूं जो कि अवंतीपुरा कश्मीर में दिखाई गई थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसका ये पहला स्लाइड आपके सामने। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, zakat.india.org क्या कहता है? ये कहता है कि हिंदुस्तान में 543 लोकसभा की सीट है। नेशनल मुस्लिम पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 14.2 है, और हेंस देयर शुड बी मुस्लिम इन द लोकसभा, मतलब लोकसभा में मुसलमानों का इस अनुपात में प्रतिनिधित्व 77 मुसलमान होने चाहिए थे। एवरेज नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन लोकसभा इन 1952 टू 2014 ये कह रहे कि 25 का एवरेज है, होने चाहिए 77 और है 25। तो इसका मतलब, इसका कहना क्या है इनको? इसका मतलब आगे ये बता रहे हैं कि इस संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। आपको दूसरी स्लाइड दिखाते हैं जिससे आपको और पता चलेगा ये रीजन क्या बता रहा है। देखिए, ये रीजन बता रहा है मुस्लिम प्रीडोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ पार्लियामेंट, असेंबलीज एंड नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशंस, पंचायत परिषद एंड पंचायत आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। उदित राज जी, जरा ध्यान से देखिए इस प्रेजेंटेशन को। आप एक दलित नेता है, आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया कर रहा है। यह कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या जहां पर ज्यादा है वहां पर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आगे चलिए, अगली एक और स्लाइड देखते हैं कैसे दिखाता है ये अपनी बात को जमीन पर दिखाने के लिए नगीना नाम की उत्तर प्रदेश के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेता है और कहता है कि हैज स्टेट्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम, हाउ मच? 53.5 53.5% का मुस्लिम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के नगीना में है। इट इज रिजर्व फॉर एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। 35 नंबर की स्लाइड है, पीपीटी का हिस्सा है, ज़कात का लोगो है, सारे सबूत है, प्रेजेंटेशन हुआ है, और ये प्रेजेंटेशन एससीज को, शेड्यूल कास्ट को टारगेट करता है। इतना ही नहीं, उसके बाद आसाम के करीमगंज का ये उदाहरण देता है। यह आसाम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां का क्षेत्र है करीमगंज, आरक्षित रिजर्वेशन, मुस्लिम के लिए पॉपुलेशन है 52.3, लेकिन एससी की अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट में उनका पॉपुलेशन है 12.95, करीब 13%। इसका मतलब यह कहना चाहता है कि हिंदुस्तान में ऐसी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है? तो इसके अनुसार 54% जगह पर ऐसा है जहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है एससी के लिए, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन है मुसलमानों का, और इसलिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में, पार्लियामेंट में नहीं हो पाता है। मैं उदित राज जी के पास चलना चाहूंगा। उदित राज जी, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं तो आपके टेलीविजन पर आना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये शर्त पर आया कि मेरी बात जब तक खत्म न हो जाए तब तक बोलने का अधिकार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। विवेकानंद फाउंडेशन आरएसएस के द्वारा संचालित किया जाता है, और सेवा भारती स्कूलों को मैंने देखा है, तो वहाँ पर रोज एक नेम प्लेट लगाई जाती है और वर्ण व्यवस्था के बारे में बताई जाती है। उदित राज जी, पहले ये बताइए ना, आपके सामने
ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया हमारे सीटों को घटाने की बात कर रहा है, जरा इस पे बोलिए ना। सुनिए, आप सुनिए, वो ठीक आज भारत सरकार में हाँ 89 सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, उसमें से केवल एक दलित है। मैं आपको तो पूछ कह रहा हूँ, कोटा खाया तो किसने? आप देखिए, आप आपके राजनीतिक एजेंडे के लिए मैंने नहीं बुलाया यहाँ पर, मैंने हमारे दलित भाइयों के एजेंडे के लिए यहाँ बुलाया है। मैं आपको यहाँ कांग्रेस के नेता के तौर पर, बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं किसी को बुलाया हूँ। मैं तो बीजेपी को भी कह रहा हूँ कि यूपीएससी में दलितों का कोठा छीनने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए। आप तो मेरे भाई की समान बात करिए उदित राज जी, यह पार्टी मुद्दा नहीं है। आप कल भाजपा में थे, आज कांग्रेस में है, कल कहीं और रहेंगे। आप सांसद बने, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन उदित राज की कॉन्स्टिट्यूंसी छीनने का काम अगर कोई करेगा तो सूरज चौहान की उसका विरोध करेगा। हिम्मत के साथ बोलिए, मैं आपके साथ हूं, बोलिए। आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने आप देंगे? इस मुद्दे पर बोलेंगे तो इस पर बोलिए कि ज़कात फाउंडेशन पर आपका क्या कहना है। ज़कात फाउंडेशन ने जितना उत्तम काम इस देश के लिए किया है उतना आपका विवेकानंद फाउंडेशन तो ये उत्तम काम है कि एससी की कॉन्स्टिट्यूंसीज को मुसलमानों के लिए वहां जो परिसीमा ने उसको हटाना, ये अच्छा काम है? तो नहीं अच्छा काम है, अपना हक उन्हें नहीं लेना चाहिए। अच्छा गलत किया गया है कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन को रिजर्व किया है, गलत किया है। तो क्या मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन देना चाहते हैं आप लोकसभा में? नहीं, आबादी के हिसाब से नहीं, तो आबादी के हिसाब से आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। ग्राम प्रधान से लेके एमएलए एमपी ज्यादातर मुस्लिम मैं जहाँ पूछता हूँ डोमिनेटेड भाई, है उदित राज जी को वहाँ आपने रिजर्व मुसलमानों की तरफ से बुलाया कि दलितों की तरफ से बुलाया? क्यों गलत रिजर्व हाँ? किया जाता है? क्यों रिजर्व? क्या उनका हक नहीं है इस देश में? आप जो कुछ है तो लेना 15% चाहिए। वाले उदित राज जी, मुझे जरा आप बताइए कि आप यहाँ पर मुस्लिम नेता के तौर पर है कि दलित नेता के तौर पर हैं? वाले 100% सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे पड़े हुए हैं। भारत सरकार चलाने वाले 15% है और 4% अगर मुसलमान आ जाए, हमारे जबकि साथ 14% संजय पासवान आना जी भी जुड़े हैं। संजय पासवान जी जुड़े हमारे साथ। नमस्ते। संजय पासवान जी, मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिखाया। मैं उदित राज जी को कह रहा हूं कि जो दलितों का हक छीनने का प्रेजेंटेशन देने वाला ज़कात फाउंडेशन है उस पर बोलिए, उस पर नहीं बोल रहे। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि दलित का जो हक है वाजिब हक मिलना चाहिए और किसी को ये अधिकार नहीं है कि हमारे हक को छीन सके। हाँ, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे हक को कोई छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। उदित राज लगता है कि चले गए। उदित राज जी की स्क्रीन दिखाइए। हिम्मत नहीं है दलितों की नेता बनने की बात करते। बाबा साहब का आदर्श लीजिए जरा। बाबा साहब अंबेडकर जी कैसे टकराए थे नेहरू से लेकर हर व्यक्ति से। हमारे दलित भाइयों के अधिकारों के लिए टकराने की बात छोड़कर जिस समय जिस पार्टी में हैं उसकी नीति अपनाएंगे या हमारे भाइयों के पीठ में खंजर खोपेंगे। मैंने आपको शो पर बुलाया था इसलिए कि आप अपने आप को दलित नेता कहते हैं, लेकिन आप क्या हैं ये आज के शो में आपने दिखा दिया है उदित राज जी। अब इस देश का दलित भाई समझ जाएगा कि उदित राज जब मौका मिला और उनकी सीटें छीनने वाले फाउंडेशन के खिलाफ बोलना था तो उदित राज जी भाग खड़े हुए और बोले नहीं ज़कात फाउंडेशन के खिलाफ, लेकिन जितना बोला है उतना ही पर्याप्त है। हिंदुस्तान का हर भाई उसको देखेगा और आपकी असलियत उनके सामने जाएगी। मैं यहां पर एक दो और स्लाइड देखकर फिर चर्चा में आऊंगा क्योंकि फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस कर पाएंगे, इसलिए कुछ और स्लाइड देखते हैं। पश्चिम बंगाल का एक विधानसभा का उदाहरण यहां पर ज़कात फाउंडेशन का प्रेजेंटेशन देता है। वेस्ट बंगाल, हम सब जानते हैं कि बंगाल आज वैसे ही बांग्लादेश बन रहा है, लेकिन देखिए यहां की कॉन्स्टिट्यूंसी के उदाहरण में भी उन्होंने भाषा का उपयोग क्या किया है। रिजर्व का खारग्राम वेस्ट बंगाल एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको मराठी में आमदार बोलते हैं, हिंदी में विधायक बोलते हैं।
ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खरग्राम में 50% मुस्लिम है, लेकिन वास्तविकता वहां पर पॉपुलेशन एससी का 23% है, नॉट रिजर्व। दूसरा तूफानगंज, ये तूफानगंज में 50% मुस्लिम है, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूंसी और एससी का जो परसेंट है उसमें फर्क है। लेकिन उसके बावजूद ये कहता, ये देखिए 53% है एससी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व नहीं है। ये विरोधाभास दिखाना चाह रहा है और इसके अंदर इन सीटों को बदलने की बात कर रहा है। वेस्ट बंगाल का उदाहरण मैंने आपके सामने दिया। ये राजनीति है इस देश में, बल्कि ये अराष्ट्र नीति है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। अब चुनाव आयोग के परिसीमन पर सवाल ले रहा है और ये सवाल लिए जा रहे हैं कि ये कैसा फॉल्ट है इसमें, और यहीं पर नहीं रुका है, यहां पर क्रियान्वयन किया है, एग्जीक्यूशन किया है। 39 नंबर के स्लाइड के बाद ज़कात फाउंडेशन, अब आपको दिखाऊंगा मैं आगे ये दोनों पैनलिस्ट के पास जाने के बाद कि कैसे इन्होंने दलितों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को बदला और उससे कैसे मुस्लिम सीटों की संख्या बढ़ाई। ये इस पर बोलना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं तो क्या है। मैं संजीव नेवर जी के पास चलता हूं, आप इसको कैसा देखते हैं संजीव जी? ये सबसे पहले तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, झटका सा लगा कि उदित राज जी इस प्रकार से अचानक चले गए जब उनको दलितों का पक्ष लेने के लिए एक स्वर्णिम अवसर मिला था। और उन्होंने सिर्फ 2 लाइन कही कि ज़कात बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम, उन्होंने 2 लाइन उनके प्रेज में बोला। देखिए, ये मैं इसको ऐसे देखता हूं कि सबसे पहले तो देखिए हमारे यहाँ पर जो दलितों के लिए या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है उसका प्रावधान आया इसलिए था कि शेड्यूल्ड कास्ट के समुदाय के ग्रुप के लिए हमें उनको अपग्रेड करने के लिए जो भी ऐतिहासिक रूप में उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन रहा है, उसके कारण उनको जो प्रॉब्लम हुई है उसको सुधारने के लिए। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट वर्सेस रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर कोई दिखाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड कास्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किंतु यहाँ पर आप इनकी मानसिकता देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट वर्सेस मुस्लिम, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जैसे कंपिटिटर हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं पे मुस्लिम पॉपुलेशन हो या हिंदू, कल फिर भाई ओनली शेड्यूल्ड कास्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, कल कोई बोलेगा कि नहीं ब्राह्मण पॉपुलेशन यहाँ पे कितना है तो फिर ब्राह्मण को रिजर्वेशन दे दो, किसी को दे दो। इस देश में वी आर अ सेक्युलर नेशन। नंबर 1 बात, रिलीजन के बेसिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, ये इस देश की आधारशिला है। कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन का पूरा सिंपल एक आधार है कि ये वो सोसाइटी के वो ग्रुप है जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड रहे हैं और इसलिए पूरे समाज का, पूरे देश का कर्तव्य बनता है उनको आगे लाए। किंतु एक रिलीजन वर्सेस कास्ट को आपस में पिट करके कंपैरिजन करना, इससे बड़ा शर्मनाक घृणास्पद बात कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ तो डेटा तो मैं आपको आगे सीटों के बारे में हम जब चर्चा करेंगे मैं बताऊंगा कि इस तरह से करते, मगर अभी मैं बहुत ही सदमे में हूँ क्योंकि मुझे उदित राज जी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि कोई भी वैचारिक मतभेद हो किंतु दलितों के लिए वो हमेशा उठकर आगे खड़े रहेंगे। ये तो दिखा दिया उन्होंने, कहा खड़े रहेंगे या चरणों में गिर पड़ेंगे। डॉक्टर वासी शर्मा जी। जी सुरेश जी, देखिए मैं भी जैसे संजीव जी ने बोला, मैं 1-2 चीज़ें इस जो आपने स्लाइड जो दिखाया उस पर बोलना चाहूँगा। ये जैसे ये इन्होंने बोला ना, ये वास्तव में मुझे लगता है आपको हमें करेक्ट करने की आवश्यकता है। ये खाली यूपीएससी जिहाद नहीं है, तो पार्लियामेंट जिहाद पे पहुंच चुकी है बात। मैं इस रेफरेंस में बता रहा हूं कि यूपीएससी के आईएएस आईपीएस बनाने वाला फाउंडेशन की सोच क्या है जी, ये आज का एपिसोड में मैं दिखा रहा हूं जी। दूसरी बात यह है कि देखिए आर्ग्यूमेंट तो ये आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली तो मोहम्मद अली जिन्ना देता था। हाँ। वो भी यही बोलता था कि क्योंकि लाहौर में मेरे 60% लोग हैं, गुजरावाला में मेरे 80% लोग हैं, पेशावर में मेरे 95% मुसलमान हैं, इसलिए भैया मैं यहाँ से लेके अपने अलग राइट्स के लिए, अपने अलग अधिकारों के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये जो है एक तरह से एक मिनी पाकिस्तान का एक मॉडल है। दूसरी बात, अगर मैं इसके आर्ग्यूमेंट को ये ज़कात फाउंडेशन, ये जो कार्टून लोग हैं, इनके यदि मैं इसको देखूं तो इनके हिसाब से तो अगर ऐसे परसेंटेज निकालने में बैठूं तो जैन या पारसी जिनका हार्डली कोई 0.5% भी नहीं है, वहां तो फिर कोई भी आदमी कोई जैन या पारसी चुन के आना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि इनका तो गणित कुछ और ही कह रहा है। इनका गणित तो कह रहा है कि जिस दिन हम 40% हो जाएंगे उस दिन हमारे पास 40% सीट होनी चाहिए, और मुझे तो लगता है 51% का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में ये गजवाए हिंद डिक्लेयर करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही घृणास्पद बात है। तीसरा इसमें जो सबसे अधिक दुख देने वाला कारण है, जैसे संजीव जी ने भी बोला, कि इनका इरादा यह है कि ये कहीं पे एससी सीट के ऊपर चुन के आ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई एससी इनके ऊपर रूल करे ऐसा जकात फाउंडेशन वालों को स्वीकार्य नहीं है। अर्थात एससी अपने दलित भाइयों के लिए इतनी घृणा का यहां पे वर्णन किया गया है कि क्या कोई दलित भाई किसी मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है? ऐसी क्या कमी है भाई किसी दलित भाई में? जरा ये खाली कुर्सी वाले यहाँ पे बैठाएं, बताएं एक बार आके यहाँ पे। मैं भूल गया था बताना दर्शकों, ये खाली कुर्सी आज भी रखी हुई है। डायरेक्टर जकात फाउंडेशन सैयद जफरुल महमूद प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, वहां से अपने लोगों का फायदा कराया, लेकिन आज इस कुर्सी पर बैठकर जवाब देने की बारी आई तो मिल नहीं रहे, गायब है, पता नहीं कहां है, फोन नहीं उठ रहा है, एसएमएस का उत्तर नहीं है और ईमेल का भी उत्तर नहीं है। लेकिन कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे, कितना छुपेगा कोई भी? उसको खोज कर लाने के कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और कानून के ऐसे कागज हमारे पास है, अभी तक तो 1% भी नहीं दिखाए। मैंने कहा ना कल भी, अभी तो हजारों पेजेस बात की है और ये सीरीज लंबी चलने वाली है। इस सीरीज में बस ये राष्ट्रीय सुरक्षा के 3 दिन मैंने निकाले थे, मैं आपके सामने यूपीएससी के अंदर के जो घपला है उसको भी डिटेल में लेकर आने वाला हूं। आज के एपिसोड में भी मैं आपके सामने वो हिस्सा दिखाने वाला हूं जिसमें कैसे षड्यंत्र पूर्वक यूपीएससी में हमारे लोगों का अधिकार मारा जा रहा है, दलित भाइयों का अधिकार मारा जा रहा है, ऐसा दलित भाई कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक प्रतिक्रिया संजय जी की ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको इनका एग्जीक्यूट प्लान दिखाऊंगा कि इन्होंने एग्जीक्यूट क्या किया है। संजय पासवान जी। संजय जी फोन पर आकर सुनकर ही जवाब दीजिए, टीवी में थोड़ा लेट आता है। सर फिर से क्वेश्चन किया जाए। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, उसके पहले मैं आपको जो स्लाइड दिखाई उसमें बीएमसी मुंबई की स्लाइड दिखाता हूं। शिवसेना वालों आप आज इनके साथ हो, देखो इनके पास क्या प्लान है मुंबई का। ये बीएमसी का उदाहरण देते समय ये कहता है, क्या कहता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन में सेंसस 2011 के अनुसार परसेंटेज रेशो क्या है, बीएमसी में सीट कितनी है, और उसमें मुस्लिम के लिए 47 सीट हैं, और विन कितने हुए, मतलब जस्टिफिकेबल सीट होने चाहिए थी 47, लेकिन वास्तव में 30 आई है जीतकर, और शेड्यूल कास्ट के लिए 4.8% है, सीट होनी चाहिए थी 11, लेकिन जीतकर आए हैं 15। मतलब यहां पर हमारे एससी भाई 4 संख्या में ज्यादा जीतकर आना इसको मंजूर नहीं है, और इसलिए क्या कहता है, आगे चलिए एग्जीक्यूशन प्लान दिखाते हैं कि इसके लिए उसने क्या किया। 3 महीने में यूपी में स्थानीय चुनाव की बात करता है। ये जेडेपाई सेंड नोटिस टू महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑन 16 नवंबर 2016 एंड रिपीटेडली फॉलो अप इट। इन्होंने नोटिस भेजा, चुनाव आयोग महाराष्ट्र को फॉलो अप किया। परिणाम क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसी इन 30 वार्ड आइदर डिलिमिटेशन वाज चेंज्ड, मतलब हो गया, चेंज कर दिया इन्होंने, और एससी रिजर्वेशन वाज विड्रॉन, हटा दिया 30 जगह पर। आप सोचिए यहां से कोई हमारे बाबा साहब के हमारे भाई चुनकर आते, हमारे दलित चुनकर आते, लेकिन जेडेफाई मतलब जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया यहां पर इतना बड़ा गेम कर रहा है। ये आईएएस बना रहा है, 40 में से 27 बना रहा है, और 30 साल में हिंदुस्तान के सिस्टम पर कब्जे का प्रेजेंटेशन दे रहा है। ये इनकी असलियत है। भीम और मीम का नारा देकर दलित भाइयों के पीठ में खंजर खोपने वालों, नंगा करूंगा तुम लोगों को। अगली स्लाइड दिखाइए। ये क्या कहता है, मुस्लिम कारपोरेटर्स इलेक्टेड 2023, और इनके कारण जो इन्होंने एफर्ट किए उसका परिणाम क्या हो गया, 30 हो गए, 7 से संख्या 5 साल में बढ़ गई। यही प्रयास रहा, तो सोचिए कि अगले 5 साल बाद कितना, फिर कितना, और क्या होगा, आपको उत्तर देना होगा। अगली स्लाइड दिखाइए।
पनवेल महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है, पनवेल, नवी मुंबई और नांदेड़, ये नांदेड़ पनवेल, इन दोनों का उदाहरण क्या देता है कि यहां पर प्रपोज डिलिमिटेशंस वाज इन कंट्रवेंशन ऑफ, मुझे थोड़ा यहां से टीवी स्क्रीन मॉनिटर दूर है, पास लीजिए, डिलिमिटेशन रूल्स। अब ये बीच की लाइन तो मुझे नहीं समझ में आई, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक क्यों दिया है, लेकिन जेडएफआई ने ऑब्जेक्शन लिया, फाइल किया और वहां पर कुछ करेक्शन करवाए और वहां पर यहां तक कि प्रिपेयरिंग फॉर राइट इन हाई कोर्ट, ये एचसी मतलब हाई कोर्ट ही होगा क्योंकि ऊपर में इन्होंने हाईवे का स्पेलिंग हाईवे क्यों डाला मुझे पता नहीं, हाँ मतलब ये हाई कोर्ट में याचिका की तैयारी कर रहे हैं पनवेल और नांदेड़ में, इसको बदलने के लिए, एससी सीटों को बदलने के लिए। आगे चलिए, ये इलेक्शन हेल्ड इन अप्रैल 2017, इन मई 2016 जेडएफआई मतलब 17 में चुनाव होना था, लेकिन मई 2016 में ही ज़कात वालों ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के 10 पेज एडवांस नोटिस दे दी दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, जो चुनाव पिछले दिनों हुए उसके बारे में ये कह रहा है कि यहां पर होने वाले चुनाव के बारे में हमने पहले ही इस 10 पेजेस के एडवांस नोटिस दे दी। आगे चलिए, देखिए ये पीपीटी है मेरे भाई। इन यूपी उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि 554 अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं, ये तब का प्रेजेंटेशन है और ये जल्दी होने वाले इस इलेक्शन में जेडएफआई ने क्या किया है, इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया है। आसान भाषा में कहूं तो उंगली की है, उंगली। किस लिए? 3 महीने पहले ही इन्होंने इस पर हस्तक्षेप किया है। आगे चलिए, आपके सामने, एंड दिस वर्क इज टू बी अंडरटेकन परमानेंटली, इसको स्थायी तौर पर करना है, यह स्थायी होने वाला है और यह कहां होना चाहिए? एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन सम पार्ट ऑफ इंडिया और द अदर्स। परिसीमन, हिंदुस्तान सरकार तो परिसीमन आयोग कब लाएगी, कब प्लान करेगी, कब क्या होगा, लेकिन इसके पास पूरा प्लान रेडी है। मैं इस देश के बाकी राष्ट्रवादी संगठनों को पूछता हूं, हमारे देश के कब्जे का प्लान करने वाले इस व्यक्ति के पास इतना लंबा चौड़ा प्लान है, मुझे तो अभी तक इस तरीके का प्लान करने वाला दूसरा कोई मिला ही नहीं है। कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। मैं डॉक्टर वासी शर्मा के पास चलता हूं। वासी शर्मा जी। सुरेश जी, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग एक्चुअली एक रेवलेशन है। ये देखिए, ये मुझे नहीं पता ये किस कैपेसिटी में बात कर रहा है ये व्यक्ति। शायद मनमोहन सिंह जी ने जो बोला था कि पहला हक जो है संसाधन पे इन लोगों का है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कम से कम 30 वार्ड में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन में इसके कहने के बाद में 30 वार्ड्स में या तो डिलिमिटेशन चेंज हुआ है या फिर एससी कोटा विड्रॉ कर लिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आता ये संवैधानिक अधिकार ये इस व्यक्ति के पास कैसे है कि इसके हस्तक्षेप के बाद में ये हमारे जो दलित भाइयों का अधिकार छीन के, और ये जो अभी उदित राज जी बैठे हुए थे, मैं चाह रहा था कि वो अगर बैठे तो उनसे पूछा जाए कि इसी चीज के लिए क्या बोल रहे थे कि ज़कात फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि हमारे दलित भाइयों से वो पूरा का पूरा उनको वो छीन के वो लेके गए हैं। तो मुझे तो इसमें कोई शंका है नहीं कि ये ना सिर्फ एंटी इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि ये एक बिल्कुल दलितों को बिल्कुल कुचलने के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। और भारत सरकार से अपील है हमारी हाथ जोड़ के कि इस मामले में आप प्रोब कराइए, आपका जितना भी मटेरियल है उन सब के आधार पे इन लोगों को तो दलित विरोधी होने के उससे अंजाम इनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या संजय पासवान जी, इस देश का दलित नेतृत्व किसी भी पार्टी में रहे, क्या इस पर आवाज उठाएगा? बिल्कुल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे नेता आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्री राम विलास पासवान साहब लगातार दलितों के लिए आंदोलन करते आए हैं और सदन में आवाज उठाते रहे हैं, और हमारे इस हक को जो छेड़छाड़ करेगा निश्चित रूप से सदन से सड़क तक हम आंदोलन करेंगे और अपने हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। ये किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल संजीव जी। और लगातार हमारे नेता सदन में चर्चा करते हैं, दलितों के लिए लड़ते रहते हैं,
कोई भी मुद्दा दलित का हो, उसका अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये किसी को संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हमारे हक को छीन ले। संजीव जी, आज हमने पहले शुरुआत की दलित नेताओं को मिलने की, उसमें हमने रामदास आठवले जी को संपर्क किया। उनकी प्रतिक्रिया मैं यहां दिखाता हूं और मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि आपकी पार्टी, आपके माननीय मंत्री जी रामविलास पासवान जी और आपके युवा नेता दोनों को हमारी टीम कल मिले और उनकी भी प्रतिक्रिया वीडियो में सामने आए, यह आपसे अपेक्षा है। मैं अभी यहां पर रामदास आठवले जी का वीडियो दिखाता हूं, देखिए। सुदर्शन पर कार्यक्रम यूपीसी जिहाद पर बैन लगा था तो आठवले साहब सुदर्शन न्यूज के समर्थन में आए थे और उसके बाद भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी थी। हम आठवले साहब का धन्यवाद करते हैं। आठवले साहब, आपका धन्यवाद, आपने हमारा समर्थन किया। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि आप कार्यक्रम चला सकते हैं और हमने कार्यक्रम चलाया और लगातार चल रहा है। सुरेश चौहान के जी, उन्होंने कहा कि दलितों का जो कोटा है मुस्लिम उपयोग कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इसको रोकना चाहिए, दलितों का हक मिलना चाहिए? दलितों को तो अपना हक मिल ही रहा है और मिलना भी चाहिए। जहाँ जहाँ नहीं मिलता है उधर बाबा साहब के संविधान के मुताबिक उनको उनका हक मिलना चाहिए। और सुदर्शन टीवी ने, हमारे चौहान जी ने जो अभियान चलाया था उसके ऊपर शुरू में पाबंदी आई थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑलरेडी परमिशन दे दिया है और अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आपके इस विषय को मैंने सपोर्ट किया था और अभी वो प्रोग्राम आपका चालू है और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद। अधिकार छीने नहीं जाने चाहिए। इन्होंने और डिटेल मांगा है, मैंने इनके पास भेजा है और हम कल और विस्तार से देश भर के तमाम दलित नेताओं के साथ बात करेंगे, हमारे ओबीसी नेताओं के साथ बात करेंगे, एससी एसटी के साथ बात करेंगे, तमाम जिन लोगों का पीठ में खंजर खोपा जा रहा है और जिनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। संजय पासवान जी, आप आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड जो आप बोल रहे हैं यही रहेगा, आप सत्ता में हैं, केंद्र में? सबसे पहले तो मैं सुदर्शन चैनल को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर हम लोगों को जोड़ा है। मैं स्वागत करता हूं आपके इस विचार को और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी का, आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जब भी आपको जरूरत पड़ेगी और मैं उनको लाने का प्रयास करूंगा, ये भरोसा दिलाता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम और हमारे नेता लगातार दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और भरोसा दिलाते हैं। बिल्कुल, वो दोनों दिल्ली में होंगे क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और मैं कल उनसे स्टेटमेंट चाहूंगा, आप उसमें मदद करेंगे। मैं आगे चलता हूं। मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने, अगली स्लाइड लीजिए मित्रों, आपके सामने हमने ऐसे ऐसे रिसर्च कर चीजें लाई है जिन चीजों के बाद आपको लगेगा कि ये सारी चीजें इस देश में हो कैसी रही है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब हमने इन मुद्दों को उठाया तो देश भर में ज़कात के विरुद्ध प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। किसी के हक पर डाका बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ज़कात फाउंडेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, ज़कात फाउंडेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, ज़कात फाउंडेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं के हक पर डाका बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं के हक पर डाका बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसी के हक पर डाका बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ज़कात फाउंडेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, ज़कात फाउंडेशन बंद करो। भाई प्रतिक्रिया लियो, क्या कहते हैं देखिए। बंद करो, बंद करो। अरविंद जी, आप बताइए, आपने ज़कात फाउंडेशन को जब से यूपीएससी का नौकरशाही जिहाद पर, सुदर्शन पर कार्यक्रम किया उसके बाद से ही ज़कात फाउंडेशन को बंद करने की मांग अब उठने लगी है। देखिए, ज़कात फाउंडेशन को हर हाल में बंद करना चाहिए क्योंकि ज़कात फाउंडेशन का जैसा सुदर्शन में दिखाया जा रहा है कि ज़कात फाउंडेशन के जो उसमें जुड़े हुए ट्रस्टी हैं, जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं, कोई IS से जुड़ा हुआ है, कोई उसमें आपके UK के तालिबान से जुड़ा हुआ है, कोई किसी अन्य अलग अलग जो जिहादी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है दुनिया के, उससे जुड़े हुए लोग इसमें
पैसा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जाकिर नाइक के इसमें लोग जुड़े हुए हैं, जो कि जाकिर नाइक एक मुस्लिम कंट्री बांग्लादेश में जो प्रतिबंधित है, और सबसे पहले बांग्लादेश की सरकार ने ही जाकिर नाइक को प्रतिबंधित किया था, जबकि बांग्लादेश एक इस्लामिक गणराज्य है, एक मोमनन कंट्री होने के बावजूद भी शरिया लागू होने। नोएडा का आपको दिखाते हैं, नोएडा में भी ये प्रदर्शन शुरू हुआ है और नोएडा का ये वीडियो। मुसलमानों को ओबीसी से जकात फाउंडेशन की जकात फाउंडेशन की जकात फाउंडेशन की जकात फाउंडेशन की। समाज में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का जो लाभ इनको मिल रहा है, तत्काल ये बंद होना चाहिए। कैसे एक समाज के 64 में से 27 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इसके पीछे का जो सैयद जफर महमूद की जो सोच है, उस सोच की जांच होनी चाहिए। और जो रीजनल लैंग्वेज के तौर पर ये इस उर्दू भाषा को चुनते हैं, और उर्दू भाषा चुनने के कारण इनको ये लाभ होता है कि चेक करने की उर्दू की टीचर भी उर्दू निश्चित तौर पे मुस्लिम होता है। एक तरफ इनको माइनॉरिटी का लाभ मिल रहा है, दूसरी तरफ इनको ओबीसी का लाभ मिल रहा है। इन्हें दोनों लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए। मैं ओबीसी नेता होने के नाते इसकी घोर निंदा करता हूं, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जकात फाउंडेशन की बिल्कुल जांच होनी चाहिए। एक देश के अंदर जहाँ पे हिंदी हमारी मातृभाषा है, वहीं पर मुसलमानों के लिए एक अलग से भाषा का उपयोग किया जाता है, उर्दू। मैं आप सभी जानना चाहता हूँ, यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग हैं, अगर इनके सामने एक तरफ उर्दू रख दी जाए, या फिर पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर अगर दोनों भाषा रख जाए, हिंदी और उर्दू, तो लोग लगभग सभी लोग हिंदी भाषा को तो पढ़ लेंगे, उर्दू को नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरा यही आग्रह है कि जो मुसलमानों के लिए स्पेशल एक उर्दू भाषा में पेपर बनवाया जाता है, और चेक करने वाले भी उर्दू भाषा वाले होते हैं, तो पूरे देश में एक हिंदी भाषा लागू होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी आग्रह करूँगा कि ओबीसी के अंदर जो हिंदी ओबीसी का जो हक छीना जा रहा है, जब मुसलमानों को माइनॉरिटी और ओबीसी दोनों का हक देना ये ठीक नहीं है। मैं उस समाज से आता हूँ जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, यानी आर्थिक रूप से हम पहले से ही कमज़ोर हैं, और हमारा हक इस तरीके से मारा जा रहा है। ये कौन साजिश कर रहा है? मैं उसकी मांग करता हूं सरकार से कि उसकी जांच करी जाए। हम पहले से ही समाज के कमज़ोर तबके हैं, और उसी तबके का हक छीनकर उस हक पर डाका डाला जा रहा है, और मुसलमानों को स्पेशल तरीके से उसमें कोटे में एंट्री दी जा रही है, और उनको सेलेक्ट भी हो रहे हैं। वो इतनी भारी संख्या में कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये 64 में से 27 लोग कैसे सेलेक्ट हो गए? उनका पेपर वो कैसे, एक स्पेशल उनको भाषा मिल रही है उनकी अपनी, वो उर्दू में पेपर दे रहे हैं। उर्दू उन्हीं के पेपर की जांच करने वाला भी मुस्लिम है, उनके इंटरव्यू को भी लेने वाला मुस्लिम है। ये कौन से यूपीएससी में कौन सी मुस्लिम लॉबी है जो उनका साथ दे रही है? जकात फाउंडेशन को आखिर कहाँ से पैसा आ रहा है, और ये कैसे इस देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सरकार से मांग करता हूँ जकात फाउंडेशन और मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से बाहर करा जाए, और हमारा हक हमें दिया। चलिए मैं आपको अभी यूपीएससी की तरफ लेकर चलता हूं कि यूपीएससी में जो मांग यहां पर दर्शकों द्वारा की गई, वो करने का क्या परिणाम होता है। मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में लेने के कारण नॉन मुस्लिम ओबीसी के सीटों का होने वाला नुकसान 2016 से मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास तो डाटा पूरा है, लेकिन मैं समय के कमी के कारण विश्लेषण के लिए 2016 का ले रहा हूं। 2016 में 45.65% मुस्लिम ओबीसी, मैं ओबीसी के अंदर की बात आपको बता रहा हूं, नॉन मुस्लिम ओबीसी 30.98, आप उसको 31 भी कह सकते हैं, और इधर आप 46 कह सकते हैं। तो एक तरीके से 46 और दूसरी तरफ 30, इतना बड़ा फर्क है केवल 2016 में। बताइए ये क्या है, ये कैसा है? 17 देखिए, 2017 में जब हम इस आंकड़े को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये आंकड़ा अब यहां पर डायरेक्ट बढ़कर 51% हो गया है, और दूसरी तरफ आंकड़ा घटकर 26.73% हो गया है। ये 2017 का आंकड़ा है, जिसमें ओबीसी कोटे में ही अगर मुस्लिम आ जाते हैं तो उनको वहां लेने के कारण नॉन मुस्लिम हिंदुओं का, ओबीसी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या यह अपेक्षित था हमें व्यवस्थाओं के निर्माण पर? क्या ऐसा करने से अप्रत्यक्ष रूप से हम धर्म का रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं?
क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर विचार नहीं होनी चाहिए? यह आंकड़ा आपके सामने 2017 का है। आगे चलिए, 2018 मुझे लगता है कि यह कहीं ऐसा ना हो कि यहां तक चला जाए, क्योंकि 68% 97 मतलब आप इसको 69% कहिए, 69% यहां पर यह हरा है, और ये देखिए सिर्फ 26%। अब ये आंकड़े तो मेरे नहीं है, ये आंकड़े आपके साइट के हैं, सरकार के हैं, और ये अगर स्थिति है तो इस पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसके बाकी तो परिणाम है ही, लेकिन मैं केवल आपको विरोधाभास दिखा रहा हूं, शेयर मारे जाने की, हिस्सा लिए जाने की आंकड़ेवारी दिखा रहा हूं। मैं आपके सामने कल के एपिसोड में और डिटेल लेकर आऊंगा। अभी तो यूपीएससी का पूरा मामला बचा ही है, अभी तो मैं केवल ज़कात फाउंडेशन का तमाम उन चीजों को दिखा रहा हूं जिससे कि ज़कात फाउंडेशन की इंक्वायरी सबसे पहले हो, क्योंकि ये कागजात लंपास न करे, खत्म न करे, सबूत न मिटा। इसलिए इस एपिसोड को मुझे शुरू में लेना पड़ा, ये 3-4 एपिसोड मुझे आखिर में लेने थे। यूपीएससी के आंकड़ों पर ज्यादा बात करना था, लेकिन मैंने इस रणनीति के तहत इसको चेंज किया। आज मैं आपके सामने ये यूपीएससी के अंदर का आंकड़ा दिखा रहा हूं, एक थोड़ा गति के साथ फिर दिखाते हैं। 16, 17, 18, 16 पे लीजिए। 2016 45, 17, 51, 89। क्या इतना होने के बावजूद भी अगर जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं, पिछड़ों के नेता कहते हैं, वो बोलने को तैयार नहीं, तो वो आपके सबसे बड़े गद्दार है। ऐसे गद्दारों को घर से निकालकर सवाल पूछिए सड़क पर लाकर कि ये दिखने के बाद भी क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों भाग रहे हो। ये आंकड़ा है। मैं हमारे साथ संजय पासवान जी है। संजय जी, क्या ये आंकड़े आप भी जानते थे या सुदर्शन से ही पता चला? नहीं, मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये आंकड़े को देख रहा हूँ। आपने तो पोल खोल के रख दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी, आपने दलितों को आंख खोलने का काम किया है। ऐसे फाउंडेशन को, ऐसे कुचक रखने वाले साजिशकर्ता को, ऐसे संगठन को बैंड लगाना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो दलितों के साथ जो इस आंकड़े को छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसे लोगों को वो तो लॉबिंग कर रहे हैं। ये निर्णय तो सरकार का है, सरकार को निर्णय बदलना चाहिए। आप सरकार में हैं, आप सत्ताधारी पार्टी है, एनडीए का घटक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से बात करके आपने जो दिखाए हैं आंकड़े को, मैं उनको इसकी जानकारी दूंगा और खुद वही इस पर जानकारी ले रहे होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आगे इस पर कार्रवाई करने और सरकार से मांग करने के लिए जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी हम इसके खिलाफ जाएंगे। चलिए, अभी हम हमारे साथ जो डाटा साइंटिस्ट जुड़े हैं आंकड़े के विश्लेषण के लिए उनके पास चलते हैं। संजीव जी, इसका विश्लेषण करके आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपने अभी भी पूरा पिक्चर नहीं दिखाया है, पूरा चित्र नहीं दिखाया। पिक्चर तो बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी। अभी मैंने कहा नहीं तो 1% है। नहीं, केवल इस डेटा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस डेटा का और एक बहुत ही, बल्कि 2 उसके और घिनौने सत्य हैं जो मुझे इस समय उजागर करना है। बिल्कुल बताइए। कि आपने तो केवल ओबीसी वर्सेस ओबीसी का दिखाया है कि ओबीसी का हक कैसे मार रहे हैं, किंतु मैं उसके आगे चलकर ये एक्यूजेशन लगा रहा हूँ, ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये केवल ओबीसी का हक नहीं मार रहे, ये शेड्यूल्ड कास्ट का भी हक मार रहे हैं। और उसके लिए मैं कुछ आंकड़े और आपके आगे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिल्कुल कि देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोविजन दिया है, शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाला ही हो सकता है, और उसको
उस बाबा साहब के इस विजन को तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको जातिवाद को नष्ट करना था, उन्होंने उनके लिए सिस्टम बनाया, उसको तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट के भीतर भी ये मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिला। किंतु ना मिलने पर भी ये षड्यंत्र इस प्रकार से चल रहा है कि बिना लॉ होते हुए भी मुसलमानों की मुसलमानों का सिलेक्शन इस प्रकार से हो रहा है कि उनको शेड्यूल्ड कास्ट वाला रिजर्वेशन भी मिल जाए। वो कैसे, ये मैं समझाता हूँ कि यदि आप मुसलमानों में आरक्षण का बेनिफिट वाले लोगों के परसेंटेज को जोड़े, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब आते हैं और ओबीसी आते हैं, क्योंकि कश्मीर के अधिकतर मुसलमान जो आते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस से आते हैं। ये भी अधिकतर लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है शेड्यूल्ड ट्राइब भी केवल हिंदू होता है, ऐसा नहीं है। तो यदि मैं शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड और ओबीसी मुसलमान के इनके संख्या को जोड़ूं और हिंदुओं के ओबीसी एससी एसटी को जोड़ूं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, तो 2016 में 54.34% हिंदुओं को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला और 54.35% मुसलमानों को, मतलब 0.01% अधिक मिला। मैं मान लेता हूं चलो बराबर है, किंतु आप ये समझिए कि दोनों को भीतर से जुगाड़ ऐसा किया जा रहा है कि एससी वाला जितने लोगों को यहाँ रिजर्वेशन की बेनिफिट मिल रही है पूरा मुसलमानों में मिले। 2017 में हिंदुओं का घटकर 51.65% हुआ, वो 1-2 सीट परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाते क्योंकि एग्जैक्ट 50 करना सीटों के हिसाब से हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन मुसलमानों का बढ़कर 55.32% हो गया और 2018 में कुल मिला के 72.41, लगभग 3/4 मुसलमान जो यूपीएससी में आए हैं उन्होंने रिजर्वेशन का लाभ उठाया, जबकि हिंदुओं में केवल 52% लोगों ने लाभ उठाया। अर्थात हिंदुओं में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी सब मिलकर 51.78% है और मुसलमानों में ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब मिलकर 72.41% है। तो यहाँ तो शेड्यूल्ड कास्ट के हक को मारा जा रहा है। और इस पे और एक बात बताऊंगा जिसपे हो सकता है हम कभी बाद में चर्चा करें। इसके लिए मैंने ये देखा कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है। तो जब मैं चमत्कार को देखने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि हमारे नॉन मुस्लिम ओबीसी भाई रिटर्न के एग्जाम में मुस्लिम ओबीसी भाई से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, किंतु इंटरव्यू के भीतर में उनको नंबर बहुत कम मिलते हैं। इंटरव्यू में मुसलमानों को अधिक नंबर मिलते हैं, वहां पर वो एक्सीड कर जाते हैं और आपको ये रिजल्ट दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? तो इसमें यही है कि केवल ओबीसी का हक नहीं मारा जा रहा, ओबीसी और दलितों दोनों का हक मारा जा रहा है मुसलमानों के सिलेक्शन को करवाने के लिए। और ये 2016, 2017, 2018 निर्बाध रूप से वैसे के वैसे ही चले जा रहा है। वासी जी, ये तो बहुत बड़ा एक्सपोजे है, संजीव जी ने बहुत ही डेटा के साथ में दिखाया है। मैं तो अब बस एक मांग करता हूं सरकार से कि कोई एक कमीशन बना के या कुछ ऐसा करके इसकी जांच की जाए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है जो कि दलित संबंधी मुद्दों को देखता है, और मेरा अनुभव ये रहा है तो कुछ समाज सेवा करते करते कि ये कमीशन बहुत ही एक अच्छा कार्य करता है जो कि दलितों के अधिकारों के लिए सदा लड़ता है। बिल्कुल, तो मेरी बात हुई है और मैं कल उनको मिलने वाला हूं। जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब आवश्यक हो गया है। तो जांच की मांग इसकी हम कर रहे हैं और ये जांच होनी चाहिए। मैं एक फाइनल राउंड कार्यक्रम क्लोज करने के पहले लेना चाहूंगा, फिर मैं चलूंगा संजय पासवान जी। सर, मैंने संजीव साहब ने जो आपको सलाह दी है और जिन्होंने कहा है, मैं उनके बात से सहमत हूं। निश्चित रूप से आपकी पहल सराहनीय है और हम लोग भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से बात करके इस कार्रवाई को आगे करवाऊंगा। मैं आज के कार्यक्रम के द्वारा पुनः देश के तमाम दलित भाइयों को कहता हूं कि आपके नेता को कहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर जो दलित नेता हैं वो आज भी भाईचारे के भांग के नशा में अपना जोगिंदर पाल करने के लिए ही आतुर है, ऐसा ही दिख रहा है। जिन लोगों को पता नहीं होगा, जोगेंद्रनाथ पाल मंडल अपने गूगल पर डाल के देखिए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का विभाजन करने में
बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान तोड़ने में इस दलित नेता ने भूमिका निभाई, इस आशा के साथ कि मुझे गले लगाने की बात करने वाले उस देश में मेरे साथ न्याय करेंगे। लेकिन वहां क्या हुआ हम आज तक देख रहे हैं। जोगेंद्र नाथ जी को वो देश छोड़कर आना पड़ा गुमनामी में। बंगाल में कहां उनका अंत हुआ किसी को पता नहीं। आज भी उदित राज जैसे लोग इस आशा में है कि हमारा क्या होगा वो देखते हैं, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा इससे मतलब नहीं है। इस प्रकार का स्वार्थ इस देश के दलित मूवमेंट को, दलित भाइयों के अधिकारों को सबसे बड़ा क्षति पहुंचाएगा और इसलिए इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। देश के जो दलित नेता इस पर बोलेगा नहीं, मान लीजिए कि वो अंदर से बिका हुआ है, मान लीजिए कि उसमें दम नहीं है, मान लीजिए कि उसने अपना हक, आपका अधिकार किसी को बेच दिया है। और इसलिए जो भी दलित नेता इस पर बोलेगा नहीं, उसको बुलवाइए, यह आपका अधिकार है, कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको मंच दूंगा और इस पर बोलने के लिए उसको जगह दूंगा। मैं पैनल के पास चलता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, आप आज जुड़े। हम इस अभियान को रोज चालू रख रहे हैं। कल और नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और हम यूपीएससी के आंकड़ों की तरफ भी जाएंगे। अभी हमें जो स्पेस मिला इसमें हम सांसदों से संपर्क करें। आपके सांसद दिल्ली में हैं, उनको कहिए कि सुदर्शन को प्रतिक्रिया दें, सुदर्शन ने दिए हुए डाटा पर बात करें। 2 दिन हम उनको इसलिए दे रहे हैं कि उनको अध्ययन करने का मौका मिले और वो 2 दिन कल खत्म हो रहे। सबके धन्यवाद के साथ आज मैं यहां पर रुकता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जकात फाउंडेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। के हक पर डाका बंद करो, बंद करो।